तो सुमित है हमारे साथ। बताइए सुमित, आज का शुक्रिया। मेहर, आज जो शेयर चुना गया है वो एजुकेशन स्पेस से है। एमटी एडुकेयर को चुना गया है। एक बड़ी कंपनी एजुकेशन स्पेस में 13 राज्यों के अंदर कंपनियां कामकाज है। महाराष्ट्र प्रोमिनेंटली कंपनी के बिजनेस में आता है, जहाँ से एक मेजर चंक ऑफ बिजनेस कंपनी उठाती है। इसके अलावा इस क्वार्टर के नंबर्स भी अच्छे आने की उम्मीद है। करीब 30 से 40% के आसपास मुनाफा बढ़ सकता है सीक्वेंशियल बेसिस पर भी, और ऑपरेटिंग पॉइंट पर भी जो परफॉर्मेंस है करीब 30 से 35% के आसपास की ग्रोथ वहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ सकती है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपनी के मार्जिन करीब 2% के आसपास बढ़ सकते हैं। इस स्पेस की जो बाकी कंपनी के नंबर अब तक आए हैं, एनआईटी के नंबर आप देखिए, जहाँ पे गवर्नमेंट से एक अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं, और कंपनी के जो सीएल सोल्यूशन है वहाँ से भी एक अच्छी परफॉर्मेंस आते हुए दिखाई पड़ी है। उसी की तर्ज पे यहाँ पर भी एक अच्छे परफॉर्मेंस, स्पेशली गवर्नमेंट ने कई ऑर्डर एमटी एडुकेयर भी केटर करती है, तो हो सकता है वहाँ से जो परफॉर्मेंस है वो अपटिक आते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा Q1 में भी जो अगर नंबर देखें तो 3 गुना करीब कंपनी का मुनाफा बढ़ा था सीक्वेंशियल बेसिस पर। तो एक अच्छी परफॉर्मेंस पिछले 2 क्वार्टर जो कंपनी शो कर रही है वो हो सकता है इस तीसरे क्वार्टर के अंदर भी कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई पड़े। इंटरेस्ट कॉस्ट को कंपनी ने जब पहले अपने एक्सपेंशन किया था और अपने नए स्कूल्स ओपन किए थे, उससे कंपनी की जो डेट है वो हाई हुई थी, और उसको कंपनी ने ईज आउट किया है पिछले 3 से 4 क्वार्टर के अंदर। वो कंपनी के लिए एक बड़ा ट्रिगर बनकर सामने आया। साथ ही साथ अब कंपनी का कैश फ्लो अच्छे हैं, 11 रुपये के आसपास ही कैश EPS है, और वैल्यू वाइज भी देखें तो FY17 के लिए अनुमानित EPS करीब 10 रुपये और 16 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर, जबकि सेक्टर की बाकी कंपनियां 30 से ऊपर के मल्टीपल पे भी कामकाज कर रही हैं। इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा चॉइस है भी नहीं, क्योंकि लिमिटेड चॉइस है। तो कैरियर पॉइंट या फिर एमटी एडुकेयर जैसी कंपनियां या फिर एनआईटी जैसी कंपनियां जो कि एक अच्छी कंपनी के तौर पे शुमार होती हैं। सेक्टर के वैल्यूएशन के यहाँ से देखिए तो करीब 30 का मल्टीपल है, शेयर 15 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। अरिहंत की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है रादर नंबर्स के बाद, पिछले क्वार्टर के करीब 160 रुपये के टारगेट्स वो देख रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया इस रिकमेंडेशन के लिए सुमित। मेहराबून, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। मनीष सोंथालिया हमारे साथ अब जुड़े हैं मोतीलाल ओसवाल से, उनसे बात करते हैं। मनीष, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। ये जो आपकी टाई का कलर है, ये इज इट अ गो स्लो साइन फॉर इन्वेस्टर्स राइट नाउ मार्केट में? देखिए, अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं और उसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया में फील होगा। इंडिया में अभी तक हमने देखा है लास्ट 1-2 साल में कि हाई ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फेवर किया गया है। मेरा ये समझ है कि आने वाले मे बी 6 महीने और 1 साल में लो ग्रोथ लो पी स्टॉक्स जो हैं वो हाई ग्रोथ हाई पी स्टॉक्स पर हावी रहेंगे। तो एक रोटेशन ट्रेड होगा। इंडेक्स हो सकता है बहुत ज़्यादा न गिरे, क्योंकि इंडिया की अपनी स्ट्रेंथ है, फंडामेंटल्स है, उसके बेसिस पर इंडेक्स लेवल्स पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। बट लो ग्रोथ लो पी विल रूल ओवर हाई ग्रोथ हाई पी स्टॉक, ऐसा मुझे लगता है। जी मिस्टर सोंथालिया, लेकिन अभी 2 तरह के व्यूज़ है। एक तो ये, मतलब 2 चीज़ें इनफैक्ट मैं आपसे जानना चाहती हूँ। एक तो ये कि ये US इलेक्शन से पहले जो नर्वसनेस, जो कॉशियसनेस मार्केट में दिख रही है, क्या वो और स्ट्रेच हो सकती है 8 नवंबर तक? और दूसरा ये, क्या ये समय है इन्वेस्टर्स के लिए कि साइडलाइंस पर बैठे एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स की तैयार करें कि उनको कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अगले 8 से 10 दिन बाद शायद मार्केट उनको ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज दे निवेश की? इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी आए, वेदर क्लिंटन आए कि ट्रंप आए, नेगेटिव ट्रेड्स विल बी सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक बार तो नीजर्क रिएक्शन डाउनवर्ड साइड में ही होगा। क्वेश्चन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का मेरे हिसाब से नहीं है। क्वेश्चन है इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल अमेरिका में बढ़ने वाले हैं, और जो कैपिटल दुनिया भर में फ्लो हुए हैं वो वापस पुल बैक होंगे, और इमर्जिंग मार्केट्स एक रिस्की एसेट क्लास है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो पुल बैक होगा उसमें सबसे ज़्यादा डैमेज कहाँ होगा, ग्रोथ इन्वेस्टिंग या वैल्यू इन्वेस्टिंग? वैल्यू इन्वेस्टिंग जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन हम वैल्यू ट्रैप मानते हैं, वो हो सकता है रोटेशनल ट्रेड में 6 महीने साल भर में आउट परफॉर्म करेगा। ग्रोथ इन्वेस्टिंग की अगर आपकी फिलॉसफी और स्टाइल है जो कि हमारे हाउस की है, तो हम वही स्टाइल फॉलो करेंगे, पर उनका जो रिजल्ट्स है वो स्लाइटली बैक एंडेड रहेगा। स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बट व्हाट इज़ योर फिलॉसफी, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। नाउ यू नो मनीष, एक चीज़ जो कि आई थिंक एक तरीके से अच्छी भी हुई है कि मार्केट को थोड़ा पहले से, क्योंकि ये जो कंफ्यूजिंग एग्जिट पोल नंबर्स आए हैं उसके बाद
ग्लोबली मार्केट्स आर कॉशियस और उस वजह से उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा प्राइस इन करना शुरू कर भी दिया है। बट ऑब्वियसली जैसे आप कह रहे हैं कि वो दैट फियर फैक्टर इज देयर कि अगर ट्रम्प वाकई इलेक्ट होकर आते हैं तो इट विल हैव इट्स इम्पैक्ट। नाउ फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव आईटी स्टॉक्स में हमने जो प्रेशर ऑलरेडी देख लिया है, यू नो मोस्ट ऑफ देम आर अराउंड 52 वीक लो और ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई बहुत अग्रेसिव सर्ज यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इस पर व्यू क्या है आपका? बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट केस बनता है आईटी सेक्टर में अगर आप बिलीव करते हैं कि इन जो टेक्नोलॉजी स्पेस में जो चेंजेस हो रहे हैं वो इंडिया ट्रांजिशन कर सकेगा। कई लोग ये मानते हैं कि जो चेंजेस आईटी स्पेस में हो रहे हैं उसमें इंडियन आईटी के जो कंपनियां हैं वो ट्रांजिशन को मैनेज नहीं कर पाएंगे। मेरा ये मानना है कि अपने मैनेज कर सकेंगे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस वैल्यू इक्वेशन बहुत फेवरेबल है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। आई डोंट नो अबाउट ट्रेडिंग। सो लार्ज कैप आईटी कंपनीज में एक इन्वेस्टमेंट केस ज़रूर बनता है और हमारा ध्यान लार्ज कैप आईटीज की तरफ ही है और हम वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो भी फ्रेश कैपिटल भी आ रहा है आईटी में, जो भी एलोकेशन है हमारा, हम बाई कर रहे हैं। तो आई एम पॉजिटिव ऑन आईटी इन दैट रिगार्ड। जी, लेकिन मिस्टर सुंथालिया, डेफिनेटली जो वैल्यूएशंस आईटी की वो रियली कंपेलिंग है, लेकिन अभी इन्वेस्ट कर लेना चाहिए या फिर एक स्टैगर्ड वे में निवेश करना चाहिए आईटी में? क्योंकि आप पॉजिटिव हैं, तो क्या ये स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है क्योंकि शायद और लोअर लेवल्स मिल पाए इन्वेस्टर्स को? अब 10-11 के पी में आप क्या स्टैगर करेंगे? मतलब आप अगर HCL टेक देखें वो 10-11 के पी में, टेक महिंद्रा है वो 11 का पी, इन्फोसिस, TCS सब में भी 13-14 के पी में, 15 के पी में। तो अगर 7% की 10 ईयर GSEC यील्ड है और वो रिस्क फ्री है, तो अगर आप उसका पी निकालें, जीरो ग्रोथ कंपनी शुड बी ट्रेडिंग एट 15 पी नो। यहाँ तो ये कंपनी में अभी भी 8 से 10% की डॉलर ग्रोथ है। तो ये मतलब डी ग्रोथ तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं लगता कि अभी इंडियन आईटी कंपनीज में सडनली डी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। तभी 10-11 का पी जस्टिफिकेशन है, या 12-13 या 13-14 का जो भी पी है। जीरो ग्रोथ स्टेट में 15 का पी होना चाहिए 7% 10 ईयर GSEC यील्ड में। वो केस तो आज की डेट में नहीं बनता, तो एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली। बिल्कुल। नाउ विद इन दैट ऑल्सो, चलिए एक तो हुआ आईटी, एक जो दूसरा न्यूज़ फ्लो जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस समय मार्केट में और यू नो टू सम एक्सटेंट एक बहुत बड़े चंक पर उसका ओवरहैंग है, वो है द टाटा ग्रुप में जो चल रहा है वो। एंड यू नो ऑल स्टॉक्स टाटा ग्रुप के, चाहे अच्छे हो कमज़ोर हो, ऑल स्टॉक्स दे हैव बीन बेयरिंग द ब्रंट ऑफ द सेंटिमेंट। हैव यू फिगर्ड आउट एनी इन्वेस्टमेंट केस यहाँ पर इस समय? आर यू गोइंग लॉन्ग ऑन एनी ऑफ देयर बिजनेस वर्टिकल्स, बीट ऑटो, आईटी, कहीं पर? नहीं, जहाँ भी डेट नहीं है टाटा ग्रुप कंपनीज में, जहाँ डेट नहीं है बैलेंस शीट में, जैसे कि TCS हुआ, वोल्टास हुआ और छोटे छोटे जो कंपनीज है जिसमें डेट नहीं है, उसमें इन्वेस्टमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज भी रेज नहीं हुए हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज वगैरह कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज के मैटर्स को डेफिनेटली स्क्रूटनाइज जरूर करेगी। सो जहाँ भी डेट का प्रॉब्लम है वो सब कंपनियों को मैं अवॉइड करूँगा। बट कैश फ्री कंपनीज, मतलब नेट कैश कंपनीज जहाँ बिजनेस केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसमें डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट का केस बनता है। जी, लेकिन मिस्टर सुंथालिया, क्योंकि हर रोज़ हम देखते हैं कि वी गेट डेली डोजेज ऑफ वॉलेटाइल न्यूज रिलेटेड टू टाटा ग्रुप, तो अभी ऐसे में स्पेशली कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहां पर शपौर्जी पलोंजी ग्रुप का जो है वो सब्सटेंशियल स्टेक है। टाटा मोटर्स इनमें से एक है, TCS इनमें से एक है। तो इन स्टॉक्स को क्या अभी स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए जब तक ये मैटर और एक्सेजरेट हो रहा है? देखिए, यहाँ पर जहाँ पर कंसर्न्स रेज नहीं हुए हैं, जैसे कि TCS है, और नेट कैश बैलेंस शीट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वहाँ पर अगर वैल्यूएशंस इस मैटर को लेके अगर करेक्ट होते हैं, वहाँ एक अपॉर्चुनिटी। बट दूसरे जो कंपनीज है, कोरस की जो इश्यूज रेज हुए हैं, टाटा पावर, इंडियन होटल्स, वो सबसे मेरे हिसाब से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपके फेवर में है, क्या आपके एडवर्स में है, अभी बोलना थोड़ा मुश्किल है। पर जहाँ पर एकदम क्लीन स्लेट है, जस्ट दैट the Polonji group owns something and the Tatas own something, but there has been no issues raised, it's absolutely okay, उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखता।
ओवरऑल मनीष, क्योंकि आप थोड़ा एटलीस्ट इन द नियर टर्म मार्केट पर कॉशियस हैं, इसमें एक जो दूसरा ट्रिगर है वो है ऑब्वियसली फेड की तरफ से रेट हाइक का, और साथ ही आई थिंक जो तीसरा ट्रिगर होगा जैसे ही जीएसटी की टाइमलाइन आ जाएगी, इफ गवर्नमेंट एक्चुअली मैनेजेस टू स्टिक टू 1 अप्रैल रोल आउट। कल हमारी संतोष गंगवार जी से बातचीत हुई थी एमओएस फाइनेंस, एंड ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि 1 अप्रैल से रोल आउट होगा, विच मीन्स वी आर लुकिंग एट द स्ट्रक्चर ऑल्सो बाय एंड ऑफ नेक्स्ट वीक। इसे भी मार्केट फैक्टर इन करना शुरू कर देगा। सो कीपिंग दैट इन माइंड, अब ये यहाँ से लेकर जो विंडो है दिसंबर तक का, बिकॉज बजट जल्दी आने वाला है तो उसका प्री बजट नॉइसेस जो है दे विल ऑल्सो स्टार्ट बाय एंड ऑफ दिसंबर। ये विंडो अच्छा है फिलहाल इन्वेस्टमेंट आपके पास, अगर इफ़ यू आर सिटिंग ऑन कैश, इसे डिप्लॉय करने के लिए? ये देखिए, एक तो हम कैश में मतलब कैश रखते ही नहीं है, तो जो भी पैसा आता है वो हम हमारी जो फिलॉसफी और स्टाइल की जो स्टॉक्स हैं उसी को लेंगे। क्वेश्चन ये है कि इंडिया में सब फैक्टर्स पॉजिटिव हैं, आपके 7th पे कमीशन, मॉनसून्स, जीएसटी, ऑल आर पॉजिटिव, बट जो फ्लोज हैं फॉरेन साइड से वो नेगेटिव हो जाएंगे। क्योंकि एक इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल, जो चीप कैपिटल जो हमारे कंट्री में काफ़ी आया है फॉरेन एफआई फ्लोज का, वो थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है। तो इंडेक्स पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट एक रोटेशनल ट्रेड होगा। अगर जीएसटी इम्प्लीमेंट भी हो गया तो कहाँ तक वो स्टॉक्स में फैक्टर इन हो चुका है, ये बहुत माइन्यूटली स्क्रूटनाइज मार्केट करना शुरू कर देगा। जी मिस्टर सोंथालिया, कुछ महीने पहले जब आपसे बातचीत हुई तब आपने बताया था कि एनबीएफसीज में और ऑयल एंड गैस स्पेस में आपकी काफ़ी होल्डिंग है। एचपीसीएल एंड बजाज फाइनेंस यहाँ पर मेजर पोर्टफोलियो ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आपके पोर्टफोलियो को। तो क्या, क्योंकि ये दोनों ही पॉकेट्स और ये दोनों ही शेयर्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रनअप दिखा चुके हैं, क्या अभी भी आप स्टिक कर रहे हैं इनसे या फिर आप एग्जिट कर रहे हैं, और क्या कुछ नए पोर्टफोलियो आइडियाज भी आपने ऐड किए हैं? हम कुछ एग्जिट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा व्यू पॉइंट है नेक्स्ट 5, 7, 10 साल। अगर आप बजाज फाइनेंस की बात करें, मेरा ये मानना है कि नेक्स्ट 10 साल में इनका बुक साइज जो है 10 गुना हो जाएगा। मतलब अभी 50,000-52,000 करोड़ का इनका लोन बुक है, नेक्स्ट 10 साल में ये 5 लाख करोड़ का बुक साइज हो जाएगा। तो मतलब 25% कैगर में इनका बुक ग्रो करेगा। लास्ट क्वार्टर में आपने देखा कि 42% की ग्रोथ आई है। टेम्प्रेरी पीरियड के लिए, बिकॉज ये अभी 25 का पी है 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से, 20 का पी हो सकता है। तो 2 साल में अगर आपका 5 का पी 25 के ऊपर, मतलब 20% करेक्शन होता है, फिर भी जो टोटल शेयर होल्डर वैल्यू रिटर्न है, डिविडेंड यील्ड प्लस अर्निंग्स ग्रोथ प्लस आपकी जो पी कॉन्ट्रैक्शन हम बिल्डिंग कर रहे हैं 20% पर ओवर 2 ईयर्स और 10% पर ईयर, फिर भी आपका नेट जो पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर इज डेफिनेटली देयर। डिपेंड ये करता है कि आप इसको प्राइस टू बुक पर वैल्यू करेंगे कि प्राइस टू अर्निंग्स पर वैल्यू करेंगे। मेरा ये मानना है गोइंग कंसर्न के हिसाब से इनको हम प्राइस टू अर्निंग्स पर वैल्यू करेंगे, और ये 25 टाइम FY18 है और ये 20 टाइम FY18 डेफिनेटली हो सकता है ड्यू टू नेगेटिव सेंटिमेंट्स। तो हम 20 का पी फैक्टर इन करके जो ग्रोथ एस्टिमेट्स है उसको अगर तो भी इन्वेस्टमेंट का केस आज की डेट में बनता है। अगर हम HPCL की बात करें तो 15 से 20% का अर्निंग्स ग्रोथ है और डिविडेंड यील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 30% पे आउट रेशियो और अभी भी सिंगल डिजिट भी है। जो इनकी मार्केटिंग एसेट्स और रिफाइनिंग एसेट्स है वो अब ग्लोबल वैल्यूएशन पैरामीटर्स पर वैल्यू होना चाहिए। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी वैल्यूएशन काफ़ी कंफर्टेबल है, तो डिक्लाइंस में हम लेंगे ये स्टॉक को।